हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। तो मैंने आज का ही दिन क्यों चुना 1857 की क्रांति के लिए? क्योंकि आज है 10 मई और आज हम 163rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम उस क्रांति के बारे में याद करें। और याद करने से पहले जैसे ही 1857 की याद आती है, दो प्रमुख प्रखर नेताओं की याद मेरे दिमाग में, मेरे जहन में गूंज जाती है। एक है हमारी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हैं हमारे वीर कुंवर सिंह। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए ठीक ही लिखा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और सिर्फ झांसी वाली रानी नहीं, जितने भी सारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से इस रिवॉल्ट में लड़ाई करी थी और हमें एक राह दिखाई थी कि किस तरह से देश प्रेम के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना अगर सर्वस्व भी त्याग कर दें तो वो भी बड़ी बात नहीं होगी। तो आज से 163 साल पहले एक हीरोइक, एक इंस्पायरिंग बट एक अनसक्सेसफुल सागा शुरू हुआ था और 1947 में वो ख़त्म हुआ भारत की आज़ादी के साथ। शायद ये अगर लड़ाई ना लड़ी गई होती तो आज हम आज़ादी के सपने देख रहे होते, आज हम आज़ाद नहीं हो पाते। 1857 की क्रांति ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है और करती रहती है। 10 मई 1857, आज से 163 वर्ष पहले वो आज़ादी के दीवाने सिखा गए थे हमको, मातृभूमि के हित में मरना भी शान है। क्या करे इस जिस्म का संतान, बेड़ियों में अगर माँ की जान है। तो हम तहे दिल से याद करते हैं अपने शहीदों को। आज 1857 की क्रांति के 163वें वर्ष की पूर्ण होने के बाद, और आज एक अजीब संगम है क्योंकि आज मदर्स डे भी है। तो शायद मातृभूमि के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम याद करें उस पल को जब माँ बेड़ियों में बंधी हुई थी और उसकी कुछ संतानें चल पड़ी थी निहत्थे उसे इन बेड़ियों से मुक्त करने। तो चलिए शुरू करते हैं, उस गाथा को याद करते हैं और आपको आती भी होगी, बट एक बार नए अंदाज में याद करते हैं क्या हुआ था 1857 को। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो ये पहली जो है सबसे बड़ी अपराइजिंग थी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1764 में अपने पैर जमा चुकी थी भारत में, उसका जो राज्य था काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था और उसने जो है भारतीयों के मन में काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब हमारे जहनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द भर दिया था। सभी जो जनता थी वो त्रस्त थी, परेशान थी इनके आक्रांताओं के रूल से। और ये 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश एम्पायर की पूरी नींव झकझोर दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को दुम दबाकर भारत से भागना पड़ा था। और उसके बाद डायरेक्ट इंडिया 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गवर्न हुआ था। तो क्या क्या रीजंस क्या थे रिवॉल्ट के? देखिए, ये जब हमारे सामने ये एक पिक्चर आती है कैसे तलवारों से और कैसे बाणों से हमारे जो शहीद थे वो लड़ने चल पड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि सभी लोग त्रस्त थे, पूरी सोसाइटी त्रस्त थी और सब लोग मुक्ति चाहते थे। पर मुक्ति का वक्त 1857 में नहीं, 1947 में आना था। तो कुछ कॉजेज़ थे, बहुत सारे रीजंस थे जो आम जनता से लेकर के सिपाही और पूरी सोसाइटी खड़ी हो गई थी अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ने के लिए। सबसे पहला कॉज था रिलीजियस और सोशल, जहाँ पे जो है रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, हमारे साथ जो है भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज़ जो है सीधे सीधे डोर्स पे लिख देते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। तो हमारा कंपैरिजन कुत्तों के साथ किया जाता था और ये शायद हमारे लिए न केवल अपमान है, ये मातृभूमि की संतान के लिए, जो मातृभूमि जिसमें हम, जिसकी संतान थे हम लोग और जिसमें आक्रांता आकर के रह रहे थे, उसकी एक बहुत बड़ी अपमान था, उसका बहुत बड़ा अपमान था। भारतीयों को गालियां दी जाती थी, एक्सप्लॉइट किया जाता था, हमारे धन को हमसे छीन कर विदेश भेजा जाता था, मतलब यूके, लंदन भेजा जाता था। न केवल गोरे
हमारे जो है सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे थे, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी दखल अंदाजी कर रहे थे। और ये बात कहाँ उस वक्त के लोगों को कहाँ उस वक्त के लोगों को बर्दाश्त थी। पॉलिटिकल कॉजेस भी बहुत सारे थे। ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन की पॉलिसी, जिससे कि ज़मींदार्स और नवाब्स और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे जिनका जो है मालिकाना हक था, उनको उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया गया था और वो ज़मीनें एब्सेंटी ज़मींदार्स को दे दी गई थी। उसके साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे जो कामगर थे उनको काम करने से रोका जाता था। हमारे बुनकरों की जो है कॉटेज इंडस्ट्री तबाह कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी इनके द्वारा अपनाई गई थी। उसके अलावा युद्ध करके और एनेक्सेशन के थ्रू हमारे जो राजा थे उनके एक एक करके किंगडम्स को हथिया लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध किया गया था। तो इस सब से पूरे सभी सेक्शंस जो है काफ़ी रुष्ट थे अंग्रेज़ों से। मेजर पॉलिसीज जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में आया, महलवाड़ी सेटलमेंट जो सेंट्रल इंडिया में था, और रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो साउथ इंडिया में आया था, इन तीनों से भी जो किसान और लैंडेड लेबर्स थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। देखिए 1800 अगर ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले देखें, मेडिवल इंडिया के वक्त जो टैक्स लगता था ज़मीन पर, वो ज़रूरी नहीं था कि कैश में ही पे करना है। वो टैक्सेशन हम काइंड में भी दे सकते थे, और अगर कभी फसल पूरी नहीं उगती थी या फसल बर्बाद हो जाती थी तो कर की माफ़ी भी दी जाती थी राजाओं के द्वारा। बट ब्रिटिशर्स के आते ही जो पूरा सिस्टम था वही चेंज हो गया। एक तो कैश जो है कैश सिस्टम हो गया था, जो टैक्सेशन था वो कैश में पे करना होता था। और दूसरा था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ का मतलब, मान लीजिए टैक्स आज 10 मई को की रात तक देना है तो आज शाम तक टैक्स पे हो जाना चाहिए। अगर टैक्स पे नहीं होता है तो फिर जुर्म देना पड़ता था या फिर उसकी लैंड को एनेक्स कर लिया जाता था। तो इस तरह की ऑपरेसिव पॉलिसीज़। उसके अलावा एक एक छोटा सा वाकया मुझे याद आता है। एक बार टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और वो जो लैंड थी वो केवल बंजर भूमि थी, वहाँ पे घास फूस उग रही थी। तो जब ज़मींदार ने शिकायत की कि यहाँ पे घास फूस उगती है, तो अंग्रेज़ों ने उस ज़मींदार से कहा था, घास तो बहुत अच्छी फसल है, इसको बेच के तो आप बहुत कमा सकते हो, टैक्स तो आपको देना ही होगा। तो अगर फसल बर्बाद भी हो जाती थी, सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, कोई माई बाप नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, और सारी जनता त्रस्त थी इस टैक्सेशन की इस रूट टैक्सेशन से, आक्रांताओं के जो है आतंक से, और एक फॉरेन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के सिस्टम से। इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर बात करें तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था। समरी एविक्शंस, मतलब बुला करके बिना उनकी बात सुने लोगों को जो है एविक्ट कर दिया जाता था। उसके अलावा टैरिफ पॉलिसी काफ़ी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के खिलाफ थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारी तहस नहस कर दी गई थी। फिर मिलिट्री कॉजेज़ की बात करें तो सिपाही जो है काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस थी वो चेंज हो गई थी। नई कंडीशन ऑफ सर्विस के तहत अगर कोई भारतीय सिपाही अफ़गानिस्तान में या पंजाब में जाकर के युद्ध करता है तो उसको जो वित्तीय भत्ता मिलता था, फॉरेन भत्ता मिलता था, वो नहीं मिलेगा आगे से। तो इससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। दूसरा, अगर वो ब्रिटिशर काउंटर पार्ट से कंपेयर करें अगर भारतीय, तो एक भारतीय सिपाही कभी भी एक नए रंगरूट के बराबर नहीं कमा सकता था। इसी तरह से अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो भारतीय कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले, वो एक ब्रिटिशर्स के नए रंगरूट के बराबर जो पोजीशन थी, ओहदा था, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस फैक्टर्स, जैसे कि बाद 1857 के आसपास जो आर्मी थी, अगर हम आर्मी की बात करें, ईस्ट इंडिया आर्मी की बात करें, पहले ये जो है ब्राह्मण्स का यहाँ पे डोमिनेशन था। बाद में इस आर्मी में के अंदर बाकी रिलीजन्स, बाकी कास्टों को भी जो है ले लिया गया, और सभी कास्ट को एक साथ ही बैठ करके खाना खिलाया जाता था, या साथ साथ उनके साथ चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ ब्राह्मण जो रिक्रूट्स थे उनको पसंद नहीं आती थी, और उनके जो है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से वो काफ़ी रुष्ट थे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। और इमीडिएट कॉज क्या था रिवॉल्ट का? इमीडिएट कॉज था, इंट्रोडक्शन हुआ एनफील्ड राइफ़ल का। ये देखिए, ये एनफील्ड राइफ़ल है, इसका ये कार्ट्रिज या कारतूस है। तो कारतूस को राइफ़ल में लोड करने से पहले दांतों से जो है बाइट करना होता था, और
इसमें जो है कारतूस में एक फैट लगा होता था, मतलब चर्बी सी लगी होती थी। अब अगर इस चर्बी की बात करें तो इसमें एक अफवाह फैली थी कि इस चर्बी में सूअर की फैट है तथा गाय की फैट है, और सूअर और गाय दोनों समुदायों के लिए, मतलब मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूस, दोनों के लिए ये उनका धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। तो इसीलिए इस अफवाहों के चलते ब्रिटिशर्स जो भी इंडियन रंगरूट्स थे या इंडियन रिक्रूट्स थे, सिपाही थे, उन्होंने इस राइफ़ल को यूज़ करने के लिए मना किया और कई बार उन्होंने इस बारे में शिकायत की। अंग्रेज़ों ने उनकी ना तो एक बात सुनी, ना ही उनके इस डर को ख़त्म करने की कोई कोशिश की, और ये गुस्सा बढ़ता रहा, रूमर्स फैलती रहीं, और इसीलिए अल्टीमेटली ये 1857 की क्रांति में तब्दील हो गया। रिवॉल्ट से पहले भी कुछ जो है रम्बलिंग्स देखी गई थी, कुछ तो लोग परेशान थे और ऐसा मतलब माहौल था कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। जैसे देखिए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर की थी, उसने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया था फरवरी 1857 में, और मार्च 1857 में इस 19th नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया था, सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इसी तरह से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक यंग सिपाही मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर के ऊपर गोली चला दी थी, और ये बैरकपुर में अपने पोस्टेड थे। उनको 8 अप्रैल को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, और उनकी पूरी जो रेजिमेंट थी वो मई में डिसबैंड कर दी गई थी, सेवानिवृत्त कर दी गई थी। 7वीं अवध रेजिमेंट ने भी अपने जो ऑर्डर्स थे उनको डिफाई किया था, और 7वीं अवध रेजिमेंट को भी डिसबैंड कर दिया गया था। तो इतनी सारी अगर रेजिमेंट्स एक साथ जो है ऑर्डर्स को नहीं मान रही हैं, तो ब्रिटिशर्स के लिए यही एक वार्निंग का साइन था, और ब्रिटिशर्स को यहीं से समझ लेना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और सिपाहियों की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी म्यूटनी हो सकती है, विद्रोह का बिगुल कभी भी बच सकता है। पर अंग्रेज अपने नशे में और मद में चूर थे, उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और एक के बाद एक वो इन्फेंट्रीज को और जो भी रेजिमेंट्स थे उनको जो है डिसबैंड करते रहे। विद्रोह का बिगुल मेरठ से बजा था। मेरठ में अगर हम बैकग्राउंड देखें, 24 अप्रैल 1857 में 3री नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने ग्रीस कार्ट्रेज को यूज़ करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया था। तो 9 मई को क्या हुआ कि इनमें से 85 लोगों को डिसमिस कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया, और इनको 10 साल की सज़ा भी दी गई थी। अब 9 मई की रात को ये जब उनको सज़ा दी गई, 10 मई को भोर में भारतीय सिपाहियों ने जो भी मेरठ में वहाँ स्टेशन थे, उन्होंने अपने इन 85 कॉमरेड्स को, अपने 85 जो है साथियों को छुड़ा दिया, ऑफिसर्स को मार दिया, और विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। विद्रोह करने के बाद, सिपाहियों को मारने के बाद, ऑफिसर्स को मारने के बाद, उन्होंने पूरा जो मेरठ है अपने कंट्रोल में ले लिया था और चल पड़े दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही तो कहानी शुरू होती है, और आज तक दिल्ली तक ही सारे रोड्स जाते हैं भारत के। तो देखिए, पैदल चल पड़े थे हमारे सिपाही विक्टोरिया पार्क से, फिर बरवाना गए, उसके बाद भामरी, पांचशीली, जानी बुजुर्ग, बलेनी, बिजरौल, डोला, तातिरी, काठा, बागपत, खेकड़ा, लोनी, खजूरी खास, और पहुंच गए थे लाल किला। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारे जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी अभी भी राजधानी थी, और भारतीय जो है मुग़ल साम्राज्य को ही अपना राजा मानते थे, समझते थे। तो 11 मई को सुबह भोर में ये सारे जो सैनिक थे दिल्ली पहुंच पड़े। अब दिल्ली जो है नर्व सेंटर के रूप में उभरा था। जैसे ही पता चला लोगों को, दिल्ली वासियों को जैसे ही पता चला कि सोल्जर्स आए हैं मेरठ में ऑफिसर्स को मार के, भीड़ एकदम पागल हो गई थी खुशी से, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि अब वक्त आ गया है कि हम सारी बेड़ियों को तोड़ पाएंगे। जैसे दिल्ली के सोल्जर्स ने किया है वही काम हम जैसे मेरठ के सोल्जर्स ने किया है, उनकी मदद से वही काम हम दिल्ली में करेंगे। और जो भी सिविलियंस थे, आम जनता थी, वो उठ पड़ी थी विद्रोह में, और वो एक साथ खड़ी हो गई, और उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स जो भी मिले, जो भी ब्रिटिशर्स का जो भी उनको जो है ऑफिसर्स मिले, या जो भी पोस्ट मिली थी, या ब्रिटिशर का जो भी वहाँ पे सिंबल था, वो एकदम नष्ट कर दिया। सोल्जर, दिल्ली के जो भी सोल्जर्स थे उनको मार डाला था, यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया, और साइमन फ्रेजर जो कि पॉलिटिकल एजेंट था दिल्ली का, उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके बाद आम जनता ने
और मेरठ से जो सोल्जर्स आए थे, इन्होंने मिल करके बहादुर शाह को, जफ़र को राजा जो है नियुक्त किया या राजा प्रोक्लेम कर दिया था। उसके बाद जैसे ही पूरे भारत में ये खबर पहुंची थी, बहुत तेज़ी से ये खबर फैली नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली कि सिपाही आए हैं मेरठ से दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र जी जो है अब राजा नियुक्त हो गए हैं। तो ये विद्रोह जो है बाकी सभी जगह बहुत तेज़ी से फैला। दिल्ली के अलावा कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, बिहार में, झांसी में और फैज़ाबाद में इसी तरह से सिपाही म्यूटिनी हुई। सिपाहियों का साथ जो है लोकल पॉपुलेस ने दिया, और वहाँ पे कुछ लीडर्स ने तुरंत जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अटैक कर दिया था, और धीरे धीरे विद्रोह को बल दिया। अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो ये रिवॉल्ट था, इसको लीड किया जनरल बख्त खान ने, पर इसको जो है 20 सितंबर 1857 के आसपास कुचल दिया गया था, और हडसन और निकोलसन के द्वारा कुचला गया था। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो लीडर उभर के सामने आए थे, नाना साहेब थे। आपने वो कहानी जो पोयम है वो सुनी होगी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। तो वही नाना साहेब की बात हो रही है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत बड़ी वीरांगना थी इस क्रांति में। तो कानपुर में जो है मोर्चा संभाला था नाना साहेब ने, और 6 दिसंबर 1857 में इनको भी दबा दिया गया, और ये सर व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल ने दबाने का काम किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो कि डिपोज हुए नवाब की बेगम थी, उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को जो है गद्दी पर बैठाया, और वो बहुत छोटा बच्चा था, और उसके जो है रीजेंट के रूप में खुद को जो है रीजेंट घोषित किया था, और विद्रोह को संबल दिया था लखनऊ में बेगम हजरत महल में। बेगम हजरत महल को जो है ऑपरेस किया गया हेनरी लॉरेंस और जेम्स आउटरैम के द्वारा, और ये कैप्चर हुआ था 1858 में। अगर आप लखनऊ से हैं तो आपने रेसिडेंसी सुना होगा। रेसिडेंसी अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखे होंगे तोप के गोले, जो उस वक्त 1857 की क्रांति के वक्त ही दागे गए थे। और वो जो रेसिडेंसी है, हमारी जो क्रांति है उसके छवि को आज भी अपने अंदर सजो करके बैठी हुई है। बरेली की बात करें तो बरेली में ये रिवॉल्ट को खान बहादुर ने जो है लीड किया था, और हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिस ने इनको जो है दबाया। ये भी 1858 में दबाया गया था। बिहार में सबसे बड़े नेता कुंवर सिंह, जो कि 80 साल बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है एक बहुत ही, अगर आप कुंवर सिंह की बात करें तो शायद बहुत वीरता के रूप में लड़े थे। कई बार ब्रिटिशर्स को चकमा दिया था। इवन इतने जो है ये जख्मी हो गए थे कि इनका हाथ भी कट गया था, और निरंतर जब तक सांस चलती रही तब तक ये लड़ते रहे, तब तक हराते रहे। कई बार कई सारी लड़ाइयाँ इनकी ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, और 2-3 लड़ाइयों में इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया भी था। अल्टीमेटली ये पकड़े गए थे विंसेंट आयर के द्वारा, और 1859 में जब इनकी मृत्यु हुई तभी बिहार में इस रिवॉल्ट को दबाया जा सका था। झांसी की बात करें तो झांसी में एक वीरांगना थी, जिसने शायद उसको जो है हक रोज ने बहुत बड़ी जो है श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने कहा था कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी जो योद्धा थे उनमें सबसे टॉल योद्धा थी। तो हक रोज के द्वारा इनको जो है मृत्यु के घाट उतारा गया था, और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी जून 1858 में। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे। इन्होंने भी बहुत जो है काफ़ी लड़ाई करी, और 1849 तक ये लड़ते रहे थे, आखिरी सांस तक इन्होंने लड़ा, और काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1857 के रिवॉल्ट के टाइम देखी गई थी। ये देखिए, ये नर्व सेंटर्स हैं। ये पूरा एरिया आप देखेंगे ना, सारा एरिया एक साथ, सिपाहियों के साथ, आम जनता, सब लोग एक साथ उठ खड़े हुए थे। अलीगढ़, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, मथुरा, भरतपुर, मैनपुरी, ग्वालियर, कोटा, बांदा, इलाहाबाद, आरा, चौसा, गोरखपुर, फैज़ाबाद, आजमगढ़, सारे एरियाज जो है एक साथ रिवॉल्ट का जो है विद्रोह का बैनर ले करके खड़े हो गए थे, और सब ने कोशिश की थी अपने मेडिवल हथियारों को यूज़ करके इस विद्रोह में अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंकने की। पर शायद वक्त बहुत जल्दी जो है ये शुरुआत की गई थी, और शायद भारत माँ की बेड़ियों से हटने का 1857 में वक्त नहीं था। बहरहाल बहुत हीरोइक लड़ाई थी,
और बहुत बड़े हीरोज़ थे, आज भी इंस्पायर करती है। हम जो सिविल सर्वेंट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जो अपना करियर्स जो है सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। जब वो लोग अपनी जान गंवा सकते हैं भारत माँ की रक्षा के लिए, तो हम भी अपनी जान, अपना सर्वस्व दे सकते हैं भारत माँ की सेवा के लिए। उन्होंने जो है भारत को आज़ाद कराया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है कि हम इस आज़ादी को, जैसे उनके आइडियल्स थे, उसी आइडियल्स पर संजो के रखें और आगे आने वाली पीढ़ी को एक आज़ाद भारत सौंपें, अखंड भारत सौंपें, दोबारा इस भारत के टुकड़े ना हों। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाउंडेशन थी उसको शेक कर दिया था और इसकी इनएफिशिएंसी को उजागर किया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली एबॉलिश कर दिया गया और जो भारत का ब्रिटिश रूल था वो डायरेक्टली जो इंडियन टेरिटरी थी वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आ गई थी। क्या ऐसे कारण रहे जो ये विद्रोह फेल हो गया, क्यों ये संपन्न नहीं हो पाया? सबसे पहली चीज़ थी, अभी हमने मैप पे देखा कि सारा भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया का था, स्पेसिफिकली जो यूपी बिहार वाली बेल्ट है यहाँ का पार्टिसिपेशन था। बाकी एरियाज़ में बहुत शांति थी। सभी क्लासेस ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। एक्चुअली ज़मींदार जो है एक ऐसी क्लास थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रॉपअप की गई थी। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रॉपअप की गई क्लास थी, तो इसको डर था कि अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हमारी जो ज़मीन है वो भी चली जाएगी और हमें ये ज़मीन वापस जो है लोगों को सौंपनी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने न केवल इसको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको पूरी तरह से अपोज भी किया था। ये सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास जो है प्रॉपर औजार नहीं थे, आर्म्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन पुअर था। लोग एक साथ, देखिए, अकस्मात ये विद्रोह हुआ था, कोई प्लानिंग नहीं थी। बाई चांस ऐसा हुआ कि 9 मई को उन लोगों को जो है इम्प्रिजन कर लिया गया, 85 लोगों को, और 10 मई को आकस्मक जो है ये विद्रोह की बिल्कुल बचा दिया गया था। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की गई थी और एकदम जो है सिपाहियों के मन में आया, क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसी जगह उनको लगती थी कि शायद ये एक हमारी जो है ऑल्टरनेट सीट ऑफ पावर हो सकती है, तो सभी लोग पैदल चल पड़े थे। देखने में बहुत हीरोइक है, नो डाउट लोगों ने, जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत हीरोइकली इस लड़ाई को लड़ा था। पर कोई भी अगर आप बिना प्लानिंग के करते हैं तो वो फेल होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से, प्लानिंग की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये विद्रोह फेल हो गया। फिर यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। सबको पता था कि अंग्रेज़ों को हटाना है, बट हटाने के बाद क्या करेंगे आगे, इस बारे में कोई प्लान नहीं था, इस बारे में कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। जो पढ़ा लिखा संभ्रांत सेक्शन था इंडियन सोसाइटी का, स्पेसिफिकली जो एजुकेटेड युवा थे, उनको लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों का रूल अच्छा है, यहाँ से हमें साइंटिफिक डिस्कवरी वगैरह मिल रही है और शायद अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज जो है भारत में अच्छा करना चाहते हैं। तो इसीलिए इवन पढ़े लिखे सेक्शंस ने भारतीयों का सपोर्ट नहीं किया था। और अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें, तो ये बिल्कुल अनअफेक्टेड थी। सिख आर्मी ने और यहाँ सिख सोल्जर्स ने न केवल पार्टिसिपेट नहीं किया था रिबेलियन में, बल्कि इन्होंने जो है विद्रोह को दबाने में भी पूरा हेल्प किया था। देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में उस वक्त भी 1857 में जब विद्रोह को दबाया जा रहा था, उस वक्त भी भारतीय सोल्जर्स की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। अगर उस वक्त सारे सिपाही अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते या अपने कंपैट्रिएट्स के साथ, मतलब अपने भाई बहनों के ऊपर गोलियां नहीं चलाते, तो ये विद्रोह सफल हो जाता। सबसे बड़ी यहाँ पे चूक हुई थी। सोल्जर्स जो थे, भारतीय सोल्जर्स थे, उन्होंने मर्सनरी की तरह काम किया। मर्सनरी मतलब जो एक पैसे के लिए काम करने वाले सैनिक होते हैं, उनकी तरह काम किया था। वहाँ पे उस वक्त के टाइम पे नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं थी, भाईचारे वाली भावना नहीं थी, और उन्होंने जो है विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था।
तो 1857 की क्रांति में हमने बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी हैं। आज अब दोबारा आप जा कर के रिवाइज़ कीजिएगा, एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत एक प्राउड की फीलिंग भी आएगी, क्योंकि आज एक हिस्टोरिकल डे है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/c/civils तैयारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/सिविल्स तैयारी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी और उसके साथ साथ क्विज़ जो हम डेली बेसिस पे कराते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा www.instagram.com/सिविल्स तैयारी, इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैप के डेली बेसिस पे क्वेश्चंस देते हैं, साथ साथ मैप्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। आप हमारे फेसबुक, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं www.fb.com/सिविल्स तैयारी। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का सारा जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो शेयर करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। याद रखिए, आपकी माँ भारत माँ को आप सबकी आवश्यकता है, तो जल्दी से तैयारी कीजिए सिविल सर्विसेज की और बन जाइए एक सत्यनिष्ठ सिविल सर्वेंट। इसी आशा के साथ मैं अब आपके साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।